आप सभी का उद्यमिता विषय के स्वयं प्रोग्राम में एक बार पुनः स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वह है उद्यमिता का समर्थन और स्थिरता, जिसे अंग्रेजी में सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। अब इस सत्र को सुनने के बाद आप क्या-क्या सीख पाने में सक्षम होंगे? तो सबसे पहले तो आप यह सीख पाएंगे कि उद्यमिता के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन क्या-क्या होते हैं और उन प्रोत्साहनों की सार्वजनिक और निजी प्रणाली क्या-क्या है। यानी कितने प्रोत्साहन एक उद्यमी को सार्वजनिक रूप से मिलते हैं, सरकार की तरफ से मिलते हैं और कितने निजी प्रोत्साहन उसको प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही एक उद्यमी के लिए जो विभिन्न प्रकार की आवश्यक सहायताएँ होती हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें क्या-क्या शामिल होता है और वह क्या-क्या होती हैं। इसके साथ ही एक उद्यम जिसे बनाया गया है, उसकी निरंतरता बनी रहे, उसकी स्थिरता बनी रहे, वह किस प्रकार से सतत रूप से काम करे, उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे बनी रहे, वो उद्यमी किस प्रकार से करे कि उसकी जो उद्यमिता है या जो उसका व्यवसाय है, वह स्थिर रूप से चलता रहे और बना रहे, वह स्थिरता कैसे प्राप्त करे, ये भी आप समझ पाने में सक्षम होंगे। तो एक उद्यमी जब व्यवसाय शुरू करता है तो उसे कई सारे काम करने होते हैं, उसको कई सारी सुविधाएँ जुटानी होती हैं, कई सारे संसाधन जुटाने होते हैं, उसको कई तरीके की सहायताओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई सारे संसाधनों को जुटाने के लिए उसे कई सारे लोगों से बातचीत करनी है, कई सोर्सेज़ से, कई माध्यम से उन संसाधनों को जुटाना है। और जैसे ही उसको व्यवसाय शुरू करने का विचार आता है, तो वह लोगों से बातचीत करना शुरू कर देता है, वह सलाह लेना शुरू कर देता है। जहाँ से विचार की उत्पत्ति हुई, वह लोगों से बातचीत करेगा, सलाह लेगा और विभिन्न प्रकार के संसाधनों को जुटाना शुरू कर देगा। उसको जितनी सहायताओं की ज़रूरत पड़ती है, तो वह अपने व्यवसाय के लिए उन संसाधनों को, सहायताओं को कहाँ से जुटाना है, किन माध्यमों से जुटाना है, यह पता करने में लग जाता है। अब केवल संसाधन जुटाने तक ही उसका काम सीमित नहीं होता। उसको व्यवसाय का विचार आया, उसने संसाधन जुटाए, अब काम आता है उनमें समन्वय बिठाना, क्योंकि संसाधन जुटाना और उनका अनुपात तय करना, यह भी काम उसको करना होता है और किस तरीके से वह उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाए, यह भी उसको सुनिश्चित करना होता है। अब इसमें बहुत सारे चरण शामिल होते हैं और कदम दर कदम उसको बहुत सारे लोगों की सलाह की आवश्यकता पड़ती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है और इसके साथ ही क्या सही है, क्या गलत है, यह भी उसको तय करना होता है। तो अब इसमें बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि वह हताश हो जाता है, बहुत सारी जगह उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं जुटा पाऊँगा, इसमें मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी की सहायता की ज़रूरत है। फिर उसको कुछ सुविधाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से कुछ सुविधाएँ, कुछ सहायताओं को वह अपने स्तर पे जुटा लेता है, अपने प्रयासों से जुटा लेता है। लेकिन कुछ सहायताएँ उसको सरकार से या दूसरी एजेंसियों से मिलती हैं या वह जुटाने का प्रयास करता है। तो कुल मिला के व्यवसाय के सतत संचालन के लिए उसको जितनी भी सहायताएँ और सुविधाएँ चाहिए होती हैं, उसको जुटाना और उनको अच्छे तरीके से समन्वय स्थापित करके व्यवसाय चलाना, ये एक उद्यमी का लक्ष्य भी होता है और यह उसका कार्य भी होता है। अब सहायता प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम किसको कहा जाएगा? एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए जिन सुविधाओं की ज़रूरत होती है, जिन सहायताओं की ज़रूरत होती है, उनको सहायता प्रणाली में, यहाँ सपोर्ट सिस्टम में शामिल किया जाता है। अब इसमें बहुत सारी सहायताएँ या सुविधाएँ उसको मूर्त रूप से भी चाहिए होती हैं और कुछ जो है वह अमूर्त रूप में या नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं। बिना सहायता प्रणाली के उद्यमिता को स्थापित करना और उसको चलाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि व्यवसाय में हर चरण पे कई सारी चुनौतियाँ आती हैं, कई सारी रुकावटें आती हैं। उन रुकावटों को दूर करना, उन रुकावटों से पार पाके आगे बढ़ना एक उद्यमी के लिए इन सहायक और सुविधा प्रणालियों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अब व्यवसाय की स्थिरता या स्थायित्व के लिए उद्यमी को ऐसी प्रथाओं का पालन करना होता है जो उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक हों और पर्यावरण के अनुकूल भी हों। इसी सहायक प्रणाली में कुछ सहायताएं वह सार्वजनिक रूप से भी ढूंढ सकता है या उसको मिल सकती हैं और कुछ निजी भी हो सकती हैं। कई सारी निजी एजेंसियां होती हैं जहां से वह इन सुविधाओं और सहायताओं को अपने लिए जुटाकर अपना काम निर्बाध रूप से चला भी सकता है। यह सहायक प्रणाली उद्यमी को कई तरीके से मदद करती है, जैसे कि अगर उसको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कोई संशय है या उसको किसी सलाह की ज़रूरत है, तो वह इन सुविधाओं या सहायक प्रणालियों की सहायता के माध्यम से
उन चुनौतियों से निपटता है, आगे बढ़ता है और अपने व्यवसाय को बिना किसी रुकावट के चरण दर चरण आगे ले जाता है। अब चुनौतियों को निपटाना और उनको अवसरों के रूप में बदलना, यह कितनी सफलता से उद्यमी कर पाता है, यह निर्भर करता है उसके पास कितनी सुविधा, कितना प्रोत्साहन और कितनी सहायक प्रणाली मौजूद है। तो उद्यमिता की निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह प्रोत्साहन और सहायक प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सहायताएं और सुविधाएं या प्रोत्साहन की जो प्रणाली है वह सार्वजनिक भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है। तो प्रोत्साहन की सहायक प्रणाली में अगर बात की जाए तो सरकार का भी बहुत योगदान होता है, निजी एजेंसियों का भी बहुत योगदान होता है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि उद्यमिता की देश के विकास में बहुत ही महती भूमिका है। उद्यमी जो है, चाहे वह कर में योगदान देने की बात हो, रोजगार बढ़ाने की बात हो या देश में वस्तुओं और सेवाओं की निरंतर उपयोगिता बनाए रखना या उनकी निरंतर पूर्ति बनाए रखना, उद्यमिता का और उद्यमी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसी के मद्देनज़र देश में यह प्रयास किया जाता है, सरकार द्वारा भी और निजी एजेंसियों द्वारा भी, कि उद्यमिता को किसी भी तरीके से लगातार बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना देश के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार का सिस्टम और निजी एजेंसियां दोनों बराबर रूप से उद्यमिता को बढ़ाने में सहायक होती हैं और अपनी तरफ से भरसक सुविधाएं और सहायक प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास करती हैं, जिससे कि उद्यमिता को किसी तरीके की किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो प्रोत्साहन की सार्वजनिक प्रणाली सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। प्रोत्साहन की सार्वजनिक प्रणाली से अभिप्राय है सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं या सहायताएं या प्रोत्साहन जो सरकार देश में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए प्रदान करती है। कुछ आप जानते हैं कि सरकार लगातार अनुसंधान करती रहती है कि एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए इन सुविधाओं या सहायताओं की आवश्यकता है। तो सरकार अध्ययन के बाद, अनुसंधान के बाद ये पता लगाती है कि देश में एक विशिष्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सहायताएं या सुविधाएं प्रदान की जाएं। उसके लिए सरकार अनुसंधान द्वारा पता लगाती है और उनकी घोषणा समय समय पर करती है और इन्हें सरकारी एजेंसियों के द्वारा योजनाओं के रूप में, परियोजनाओं के रूप में प्रदान करती है। तो वो प्रोत्साहन या सुविधाएं जो सरकार अपनी योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से उद्यमी को प्रदान करती है, उसे प्रोत्साहन की सार्वजनिक प्रणाली कहा जाता है। अब यह राज्य सरकारों द्वारा भी प्रदान की जाती है और देश की जो बाकी की आप कह सकते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से भी इसे प्रदान किया जाता है। यानी राज्य सरकारें अपने स्तर पर अपने राज्यों में कई सारे प्रोत्साहन और कई सारी परियोजनाएं या कई सारी योजनाओं को लागू करती हैं उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार केंद्र सरकार केंद्र की योजनाओं के माध्यम से कई सारी सुविधाएं, सपोर्ट सिस्टम उद्यमी को प्रदान करती हैं। इसे उद्यमिता के प्रोत्साहन की सार्वजनिक प्रणाली कहा जाता है। अब किस राज्य में उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दिया जाना है, यह सरकारें, राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने अपने अनुसार देखती हैं। जैसे अगर बात की जाए, आपने सुन रखा होगा टैक्स हॉलिडे, जिसे कर छुट्टी भी कहा जाता है या कर में कटौती प्रदान करके भी इसको प्रदान किया जाता है। कर छुट्टी का अभिप्राय है करों से कुछ समय के लिए मुक्ति या कुछ समय के लिए छूट। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं तो कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको सरकार कई वर्षों तक कर छुट्टी प्रदान करती है। जैसे आप 3 से 10 साल तक कर ना चुकाइए, अपने व्यवसाय का संचालन कीजिए, आपके ऊपर करों का कोई दायित्व नहीं है, आप व्यवसाय को चलाइए, लाभ कमा रहे हैं, आप हानि में अगर हैं तो उससे निकलने का, उबरने का प्रयास कीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से आपको 3 से 10 वर्ष तक की जो व्यवसाय की प्रकृति या कुछ प्रावधानों पर निर्भर करेगा, उतने समय के लिए सरकार आपको करों से छुट्टी दे देती है। तो इस तरीके का टैक्स हॉलिडे भी एक तरीके का सरकार द्वारा दिया गया प्रोत्साहन है जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी तरीके से आप जानते हैं कई बार सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी यानी किसी कीमत का वह हिस्सा
जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा उसे उद्यमी को नहीं वहन करना है। किसी वस्तु की अगर लागत या कीमत 100 रुपये आ रही है और सरकार अगर उसे सब्सिडाइज्ड रूप में प्रदान कर रही है तो सरकार उस 100 में से 60 या 40 आपको उद्यमी के रूप में चुकाने के लिए बोलेगी, बाकी की बची हुई राशि सरकार द्वारा भरपाई की जाएगी या सरकार द्वारा चुकाई जाएगी। तो इस तरीके से सब्सिडी भी सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रोत्साहन का ही एक प्रकार है। इसी तरीके से कई बार उद्यमियों द्वारा ऋण लिया जाता है और उद्यमियों को वह ऋण चुकाने के लिए ब्याज के साथ साथ मूलधन को भी चुकाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सरकार उद्यमियों को बहुत ज़्यादा बोझा ना आए, इसको देखने के लिए उनको ब्याज में कटौती भी प्रदान करती है कि ठीक है, कई बार तो सरकार द्वारा इतना प्रोत्साहन दिया जाता है कि उनका लगभग कर्ज माफ़ भी कर दिया जाता है, उनको ब्याज मुक्त ऋण दे दिया जाता है। तो इस तरीके के जो प्रोत्साहन है वह भी सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसमें सरकार कम ब्याज दरों पर उद्यमियों को ऋण प्रदान करती है या प्रदान करवाती है अपनी एजेंसियों के माध्यम से, जिससे वह बिना किसी परेशानी के पैसा भी प्राप्त कर पाएँ, पूंजी भी प्राप्त कर पाएँ और कम से कम ब्याज दरों पे उस ऋण का उपयोग अपने व्यवसाय में करके उसे आगे भी ले जा पाएँ। तो इस तरीके से सरकार द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उन्हें सार्वजनिक प्रोत्साहन की प्रणाली के रूप में लिया जाता है। सरकार के इतर भी कई सारी प्रोत्साहन की प्रणालियाँ होती हैं या कई सारे प्रोत्साहन के प्रकार होते हैं। तो प्रोत्साहन की निजी प्रणाली को आइए समझते हैं क्या होता है। सरकार के अलावा जब निजी या कॉरपोरेट क्षेत्र किसी सहायक सुविधा को या किसी सहायक प्रणाली को प्रदान करता है या कोई प्रोत्साहन देता है तो उसे सहायता की निजी प्रणाली कहा जाता है। इसमें उद्यमी की स्वयं की भी सहायक प्रणाली हो सकती है, जैसे कि उसके परिवार के सदस्य उसको किसी प्रकार की सुविधा या सहायता प्रदान कर रहे हैं, उसके घनिष्ठ मित्र हो गए वह उसे किसी प्रकार की सुविधा या सहायता प्रदान कर रहे हैं, या कई सारी एजेंसियां हैं जिनको वह कुछ परामर्श शुल्क चुकाकर या कुछ कमीशन के रूप में देकर भी अपने लिए सहायताएं और सुविधाएं जुटा सकता है। तो अगर उद्यमी को किसी प्रकार के संसाधनों की कमी होती है या किसी प्रकार की सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो वह प्रोत्साहन की निजी प्रणाली का उपयोग करके अपने व्यवसाय को आसानी से चला सकता है और संसाधनों को जुटा भी सकता है, क्योंकि वह व्यवसाय रोकेगा तो नहीं, वह उन रुकावटों को दूर करने के लिए ऐसे लोगों को, ऐसी एजेंसियों को या ऐसे माध्यमों को ढूंढेगा जिनसे वह उन सुविधाओं को प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से सरकार के अलावा जो सहायता की निजी प्रणाली है उसको भी उपयोग करके व्यवसाय को निर्बाध रूप से चलाने का काम जो है उद्यमी बेहतर तरीके से लगातार करता चला जाता है। अब इसमें कौन कौन सी सुविधाएं या आप सहायक प्रणाली को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया कंसल्टेंसी प्रदान करने वाली जो एजेंसियां होती हैं, जिनको सलाहकारी एजेंसियां कहा जाता है। एक उद्यमी हर काम में तो सफल नहीं हो सकता, उसे सारी बातों का ज्ञान भी नहीं हो सकता। उसे कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे किसी और की सलाह लेने की आवश्यकता है, मुझे किसी और की एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है। तब वह इन कंसल्टेंसी एजेंसीज़ के पास जाता है, उनकी निश्चित फीस चुकता करता है और उनसे विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करके अपने उस रुकावट से बाहर निकल पाने में अपना या बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता ढूंढता है। इसी तरीके से एंजल निवेशक, जिनको आप पिछले सत्र में सुन भी चुके हैं कि एंजल निवेशक कौन होते हैं। ये हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल होते हैं जो व्यवसाय में अपना पैसा लगाते हैं और जिसके बदले में उन्हें व्यवसाय में अंशों के रूप में या इक्विटी के रूप में अपनी हिस्सेदारी मिलती है। तो अगर उद्यमी को अपने व्यवसाय के लिए वित्त जुटाने में दिक्कत आ रही है तो वह इन एंजल निवेशकों को अप्रोच कर सकता है, उन तक जा सकता है, उनसे अपने व्यवसाय के लिए वित्त जुटा सकता है। तो यह भी व्यवसाय के लिए एक प्रकार का प्रोत्साहन या सहायक सुविधा के रूप में ही कार्यरत होते हैं। अगला उदाहरण या अगली प्रोत्साहन की निजी प्रणाली में अगर लिया जाए तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट को या सहायक पूंजी प्रदानकर्ता का भी उदाहरण ले सकते हैं। यह ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो साहस वाले उपक्रमों में अपना वित्त लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और एक उद्यम पूंजीवादी के रूप में काम करते हैं। यह जिसको अपनी वित्त सुविधा प्रदान कर रहे हैं उसको वित्त के अलावा ये कई बार तकनीकी सलाह या तकनीकी सुविधा भी प्रदान करते हैं। और इसके लिए आप ये कह सकते हैं
कि ये ऐसे स्टार्टअप्स में जिनमें इनको लग रहा है कि आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत है या ये बहुत आगे जाएंगे, उनका अध्ययन करते हैं, उनको समझते हैं और उनमें आगे बढ़ने की कितनी प्रबल संभावना है यह देखते हुए अपना वित्त लगाते हैं और एक तरीके से उद्यमी को वित्तीय सहायता प्रदान करके, तकनीकी सहायता प्रदान करके उसको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देते हैं और सहायक प्रणाली के रूप में साबित होते हैं। इसके अलावा कई बार जो उद्यम होते हैं उनको यह प्रोत्साहन या जो सहायक प्रणाली है वह पीपीपी मॉडल में भी प्राप्त होती है, जिसको अंग्रेजी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार सरकार की सुविधाएं अकेले जो हैं वह पर्याप्त साबित नहीं होती। इसी तरीके से निजी एजेंसियां भी सारी सहायताएं या सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकती। तो जो पीपीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल होता है, उसमें कुछ हिस्सेदारी सरकार की, कुछ हिस्सेदारी निजी एजेंसियों की, दोनों मिलके देश में उद्यमिता को बढ़ावा करने के लिए प्रोत्साहन और सहायक प्रणाली को प्रदान करते हैं, जिससे कि उद्यमिता का विकास हो सके और दोनों ही जो हैं अपने अपने हिस्से से सुविधा और सहायता प्रदान करके उद्यमी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने में और उसका मनोबल बनाए रखने में मदद करते हैं, चाहे वह सहायता तकनीकी सलाह के रूप में हो, चाहे वह सहायता वित्त को प्राप्त करने के रूप में हो। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है यह उद्यमिता को बढ़ाने में सरकार की और निजी एजेंसियों की बराबर हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है और ये कई जगह प्रभावी भी साबित हुआ है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो भारतीय रेलवे इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है और जो आईआरसीटीसी है वह तो एक निजी एजेंसी के रूप में आप उसको ले सकते हैं, जहां वह कार्य तो सरकार के लिए कर रही है, भारतीय रेलवे के लिए, लेकिन उसमें जो प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं वह निजी एजेंसी द्वारा और निजी सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं। तो इस तरीके से उद्यमिता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की जो है वह सार्वजनिक प्रणाली भी होती है और निजी प्रणाली भी होती है और कई बार यह दोनों मिलके उद्यमिता को बढ़ाने का काम करते हैं। एक उद्यमिता को केवल प्रोत्साहन ही काफ़ी नहीं होता, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग चरण पे, अलग अलग स्तर पे उद्यमिता को और उद्यमी को विभिन्न प्रकार की सहायक सहायताओं की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए समझते हैं उद्यमिता के लिए क्या क्या सहायताओं की आवश्यकता एक उद्यमी को पड़ती है, जिससे कि वह अपने व्यवसाय का संचालन अच्छे से जारी रख सके। तो कई बार यह सहायताएं उद्यमी को मौद्रिक रूप में चाहिए होती हैं और कई बार यह गैर मौद्रिक भी हो सकती हैं, यानी मौद्रिक रूप में यानी पैसे के रूप में और गैर मौद्रिक रूप में यानी पैसे के अलावा भी कई बार ऐसी बहुत सारी सहायताएं होती हैं जो उद्यमी को अपने व्यवसाय की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए परम आवश्यक होती हैं। अब अगर सबसे पहली सहायता की बात करें जो एक उद्यमी को चाहिए होती है वह होती है वित्तीय सहायता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वित्त जो है वह किसी भी व्यवसाय के लिए रक्त का काम करता है, बिना उसके व्यवसाय को चलाया नहीं जा सकता। तो एक व्यवसाय की वित्तीय सहायताओं को या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की जो आवश्यकता उद्यमी को पड़ती है वह कई सारे स्रोतों से या कई सारे माध्यमों से उसको पूरा कर सकता है। जैसे ही व्यवसाय को शुरू करने का विचार आता है और उसको मूर्त रूप में लाने की बात होती है, उद्यमी को वित्त की आवश्यकता वहीं से पड़ना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे व्यवसाय आगे बढ़ता है हर चरण पे और हर स्तर पे वित्त की आवश्यकता लगातार बढ़ती है, वह कभी भी कम नहीं होती। तो वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्तीय सहायता के लिए देश में कई सारे वित्तीय संस्थान मौजूद हैं, जिसमें कुछ संस्थान सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, वह सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं और कुछ संस्थान जो हैं वह निजी क्षेत्र के हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे विशिष्ट संस्थान सरकार द्वारा आज़ादी के बाद से ही स्थापित किए गए हैं जो कि विशिष्ट रूप से उद्योगों को या उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ही स्थापित किए गए हैं, जिससे देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके और देश में उद्यमिता को भी आगे ले जाया जा सके। तो सबसे पहला अगर संस्थान जिसकी बात की जाए तो वह है आईडीबीआई, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का औद्योगिक विकास बैंक। यह विशिष्ट रूप से देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है और जो उद्यमी अपने उद्योग को, अपने व्यवसाय को लगाना चाहते हैं और अपने
व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह छोटे पैमाने का उद्योग हो, मध्यम पैमाने का उद्योग हो या बड़े पैमाने का उद्योग हो, विशिष्ट रूप से उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए आईडीबीआई एक बेहतरीन वित्तीय संस्थान के रूप में पिछले कई वर्षों से कार्यरत है। इसके अलावा सिडबी का भी आपने नाम सुना होगा, SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत के छोटे उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई। और सिडबी जो है वह IDBI का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसका मुख्य कार्य है छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। भारत में बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योग भी पनप सकें और उन्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए सिडबी की स्थापना की गई और यह छोटे उद्योगों को बराबर रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ वह तकनीकी और विपणन सुविधा में भी उद्योगों और उपक्रमों को सहायक एजेंसी के रूप में सहायता अपनी प्रदान करता है। इसके अलावा देश में कई सारे व्यापारिक बैंक भी हैं, वाणिज्यिक बैंक भी हैं, जो उद्यमों को छोटे, मध्यम और बड़ी अवधि के अलग अलग अवधि के अलग अलग ब्याज की दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा देश में मुद्रा योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा, जिसमें 3 स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं जो विशेष रूप से छोटे और बहुत छोटे उपक्रमों के लिए होते हैं। जैसे जो 3 प्रकार के ऋण इसमें प्रदान किए जाते हैं उनका नाम है शिशु, किशोर और तरुण। ये 3 प्रकार के ऋण जो हैं वह इसमें प्रदान किए जाते हैं। यानी अगर कोई व्यवसाय बहुत छोटे रूप में है तो उसे शिशु स्तर पर ऋण प्रदान किया जाता है। फिर जैसे शिशु अवस्था के बाद किशोर अवस्था आती है, थोड़ी सी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ती हैं, तब इस योजना में उसके लिए अलग से ऋण प्रदान किया जाता है। और फिर आता है तरुण अवस्था, जिसके लिए अलग प्रकार से या अलग स्तर पे ऋण प्रदान किया जाता है। अब यह मुद्रा योजना जो है उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो यह विभिन्न व्यापारिक बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों और NBFCs, जिनको गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहा जाता है, उसके माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करती है। कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या सूक्ष्म वित्त संस्थान होते हैं, उनके माध्यम से मुद्रा योजना को चलाया जाता है। इसमें गैर कॉरपोरेट और गैर सूक्ष्म उद्योगों को छोटे बड़े व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, जो कि उत्पादन के लिए, विनिर्माण के लिए, व्यापार के लिए या सेवा किसी भी उद्देश्य के लिए प्रदान किए जा सकते हैं। अब छोटे उपक्रमों और छोटे उद्योगों के लिए मुद्रा योजना एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता के रूप में उभर कर आई है और जब से इसे लागू किया गया है तब से अब तक इसने कई सारे सूक्ष्म उद्योगों के लिए जीवनी और संजीवनी के रूप में ये कहा जाए कार्य किया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। और छोटे उद्योगों को देश में बढ़ावा मिले, लोग स्वरोजगार की तरफ आकर्षित हों, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस योजना को NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और व्यापारिक बैंकों के माध्यम से चलाया जा रहा है। ये तो हो गई वित्तीय सहायता की बात। गैर वित्तीय सहायता को प्रदान करने के लिए भी कई सारी एजेंसियां हैं या कई सारी आवश्यकताएं जो उद्यमी की होती हैं, उनको भी पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कई सारे चरण उठाए गए हैं। और अगर बात की जाए ये गैर मौद्रिक सुविधाएं होती क्या हैं, तो उसमें आप बात कर सकते हैं एक उद्यमी को बाज़ार में कैसे वह बेहतर ढंग से काम कर पाए, इसके लिए विपणन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, विपणन की सलाहकारी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, और मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या शामिल किया जाए, कैसे 4 P's पर 4 P पे वह काम करे, यानी प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, उत्पाद, कीमत, स्थान और संवर्धन, उसको कैसे बेहतर तरीके से एक स्थान पे लाया जाए, कैसे विपणन मिश्र तैयार किया जाए, विपणन की रणनीति क्या बनाई जाए और किस प्रकार बनाई जाए जिससे कि वह बाज़ार के बदलते हुए परिदृश्य को समझ सके, अपने प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा कर सके, कैसे वह अपना विपणन कौशल बढ़ाए। इसके लिए भी कई सारी विपणन की सहायताएं प्रदान करने के लिए संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, जो व्यवसायी को, उद्यमी को विपणन बेहतर तरीके से, प्रभावी तरीके से करने में मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा उद्यमी को तकनीकी सहायता की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि
तकनीक की अगर उसको समझ बेहतर तरीके से नहीं है तो वह अपने व्यवसाय का पैमाना कभी नहीं बढ़ा पाएगा। उसको तकनीकी ज्ञान उसका विकसित करने के लिए, नई नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए, उसके तकनीकी ज्ञान को उन्नत करने के लिए भी उसको सहायता की ज़रूरत होती है। और कैसे वह बेहतर तकनीक का उपयोग कर अपनी लागत को कम कर सके, इसके लिए भी उसको कई सारी प्रदर्शनियों में ले जाया जाता है, उसमें उसकी हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। कई सारे ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं जहाँ पे इन तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है यह उसे बताया जाता है। और यह सारी प्रदर्शनियाँ, ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस में उसकी सहभागिता इस बात को सुनिश्चित करती है कि उसके तकनीकी ज्ञान का विकास हो रहा है और वह ज्ञान वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उपयोग करता है। इसके अलावा सरकार द्वारा कई सारे तकनीकी केंद्रों और प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना की गई है, क्योंकि एक उद्यमी को लगातार कई स्तर पर अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो यह प्रशिक्षण केंद्र यह सुनिश्चित करते हैं कि शून्य से लेकर शिखर तक जितना भी जाने के लिए एक उद्यमी को आवश्यक ज्ञान और कौशल की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ वह अटक सकता है, कहाँ कहाँ उसे ज़रूरत है, इसका प्रशिक्षण उसको दिया जाता है, जिससे कि वह अलग अलग स्तर पे अपने कार्य को अपने ज्ञान को, अपने कौशल को बढ़ा सके और इसका उपयोग वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कर सके। इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के उद्यमिता विकास प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहा जाता है। यह विभिन्न संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। देश में कई सारे उद्यमिता विकास के संस्थान भी हैं, एक अहमदाबाद में हो गया और इसी तरीके के अलग अलग जगह पे सरकार द्वारा EDII, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्र में सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। कई सारी एजेंसियां एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाती हैं, जिनमें उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें तैयार किया जाता है, जिससे भविष्य में वह उद्यमी के रूप में काम कर सकें। तो इस तरीके से ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से भी सरकार द्वारा जो है एक उद्यमी को सहायता प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे सारे काम हो गए, लेकिन उद्यमिता की निरंतरता कैसे सुनिश्चित की जाए, उसकी स्थिरता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह जो है सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत सारी जो सहायक प्रणाली है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उद्यमिता निरंतर बनी रहे, उसकी सततता बनी रहे और उसमें स्थिरता हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए उद्यमी को खुद बहुत प्रयास करने होते हैं। तो सबसे पहले एक उद्यमी अपने व्यवसाय को, सरकार ने सुविधा दे दी, सरकार ने सहायता कर दी, निजी एजेंसियों से सहायता ले ली, लेकिन जो अल्टीमेट, जो अंतिम प्रयास किया जाना है व्यवसाय की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, वह उद्यमी का खुद का प्रयास होता है। तो उद्यमिता की स्थिरता बनाए रखने के लिए उद्यमी को सबसे पहले तो ज़रूरत है अपने व्यवसाय के दीर्घकालिक उद्देश्यों पे काम करना। आपका व्यवसाय आज के लिए नहीं बना है, वह भविष्य के लिए बना है, उसका विस्तार होना है, उसका विकास होना है। तो आपको आज के लिए नहीं सोच के काम करना है, आपके व्यवसाय के जो दीर्घकालीन उद्देश्य हैं उनको आप कैसे पूरा करेंगे, उनके साथ आप किसी प्रकार का समझौता ना करें, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने व्यवसाय से पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। आपका जो उद्देश्य है वह समाज की बेहतरी वाला हो, तो आप अपने व्यवसाय के दीर्घकालीन उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके उद्देश्य प्रामाणिक होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए। आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ भी ऐसे उद्देश्य तय कर लें जो दिखने में तो बड़े अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन व्यवहारिक नहीं हैं और प्रामाणिक नहीं हैं, तो आप व्यवसाय की निरंतरता बिल्कुल नहीं बनाए रख पाएंगे। इसलिए आपके व्यवसाय के उद्देश्य प्रामाणिक हों, वह प्राप्त करने लायक हों, यह भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके जो भी लक्ष्य हों वह ग्राहक केंद्रित होने चाहिए, यानी आपके व्यवसाय के उद्देश्यों, आपके लक्ष्यों के केंद्र का बिंदु या केंद्र बिंदु आपका ग्राहक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ग्राहक आपसे खुश है, वह संतुष्ट है, तो आप लंबे समय तक आगे बने रहेंगे, प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। यानी जो भी आपकी गतिविधियां हैं वह ग्राहकों के आसपास केंद्रित होनी चाहिए।
आप नवाचार को अगर अपनाते हैं, लगातार नया करते हैं, नई तकनीक, नया उत्पाद, नए फीचर्स, नई विशिष्टताएँ, नया कुछ आप जब करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं, तो आप बाज़ार में बने भी रहेंगे, आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट भी रहेगा और आपकी निरंतरता, सततता भी बनी रहेगी। इसके अलावा आप जो भी काम करें उसमें लचीले रहें और दृढ़ रहें। लचीला यानी बिल्कुल ऐसे दृढ़ ना बने रहें कि आपको बदलाव करना ही नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन आपको लचीलेपन में और दृढ़ता में एक समन्वय स्थापित करना है और यह प्रयास करना है कि लचीले भी बने रहिए और दृढ़ भी बने रहिए। जहाँ लचीला बनने की ज़रूरत है वहाँ लचीला बनिए, जहाँ दृढ़ बने रहने की ज़रूरत है वहाँ दृढ़ बने रहिए, तो आप निरंतर बने रहेंगे और आपके व्यवसाय में भी निरंतरता बनी रहेगी। और अंत में आपको खोजी प्रवृत्ति का होना है। बाज़ार में नज़र घुमाइए, अनुसंधान कीजिए। व्यवसाय के स्थायित्व के लिए आपको निरंतरता लाने के लिए खोजी होना होगा, ढूंढना होगा नया कुछ, और ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए भी यह प्रवृत्ति बहुत ज़रूरी होती है कि क्या नया लाना है, भविष्य किस चीज़ का है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपके व्यवसाय की निरंतरता को कोई नहीं रोक सकता। तो निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि उद्यमिता विकास बहुत सारे लाभ लेकर आती है, किंतु इसके लिए उद्यम को जो सहायता और सहायक सुविधाओं की प्रोत्साहन की ज़रूरत है वह प्रदान किया जाना परम आवश्यक है। जैसे कि एक शिशु को चलने में सबसे पहले आप उसको एक 3 पहिए वाली साइकिल देते हैं या आप उसको मदद करते हैं, खड़े होने में आप उसकी मदद करते हैं, ठीक उसी तरीके से उद्यमिता को चलने में, उसे खड़ा करने में इन सहायक सुविधाओं की और प्रोत्साहन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप जब इन सुविधाओं और सहायताओं को प्रदान करते हैं तो उद्यमिता का विकास होता है, जिससे देश का विकास होता है और देश के विकास के साथ सबका विकास होता है। लेकिन उद्यमी को लगातार इसके लिए मेहनत करना परम आवश्यक होता है और उद्यमी अपने लक्ष्यों में सामाजिकता का और पर्यावरण का ध्यान रखे, उनकी बेहतरी के लिए काम करे, तो व्यवसाय की स्थिरता भी प्राप्त होगी, व्यवसाय आगे भी बढ़ेगा और बदलते हुए परिदृश्य के साथ साथ व्यवसाय भी बदलेगा, जिसका लाभ सबको मिलेगा, सारे हितधारकों को मिलेगा और व्यवसाय लंबे समय तक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए बहुत बेहतरीन और नियोजित तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसी तरीके से व्यवसायी के लिए ये परम आवश्यक है कि वह इन सारी सुविधाओं को प्राप्त करते हुए अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ, परिवर्तन के साथ तालमेल बनाए रखे, सामंजस्य बनाए रखे और अपनी उद्यमिता को एक नई राह पर ले जाए। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही इस उद्यमिता विषयक स्वयं मुख प्रोग्राम में। आज मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्र में एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे।